हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी आज की पहली कहानी रेनू ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रेनू है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ यह भी कुछ 4 या 5 साल पुरानी है। हम अपने एक कज़िन भाई की शादी में जा रहे थे और जहाँ पर शादी थी वो जगह हमारे घर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे पापा ने कहा कि हम लोग रात में निकलेंगे क्योंकि पापा का वो दिन ऑफिस था और ऑफिस से आने में उन्हें कुछ 9 बज गए थे। हम जल्दी जल्दी खाना खाए और उसके बाद रेडी होकर बैठे थे। पापा आकर फ्रेश हुए, फिर उन्होंने अकेले ही खाना खाया और उसके बाद हम सब गाड़ी की तरफ निकल पड़े। जब हम गाड़ी में बैठे तो उसके बाद पापा ने कहा कि रास्ता काफ़ी लंबा है, तो एक काम करो, सभी लोग आराम से सो जाओ। जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब मैं आप लोगों को उठा दूंगा। लगभग हमें सुबह तो होने ही वाली थी क्योंकि पापा वैसे भी गाड़ी बहुत स्लो चलाते हैं, तो हम समझ चुके थे। हमें निकलने में कुछ 12:30-1 बज चुका था। जब हम रास्ते में निकले तो कुछ देर चलने के बाद मेरी आँख खुली। मैं उठकर अपने आसपास देखने लगी, लेकिन पता नहीं जिस जगह पर गाड़ी रुकी थी उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। 1 मिनट तो मैं खुद को ही देखने लगी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही या फिर सच में मैं जागी हूँ और ऐसा कुछ देखने मिल रहा है। यानी कि उस रास्ते पर कोई गाड़ी ही नहीं थी। मेरी मम्मी पापा दोनों ही जागे हुए थे और मम्मी कुछ पापा से ये कह रही थी, मैंने पहले ही मना किया था, ऐसे रास्ते से मत चलो, आपको हाईवे से ही चलना चाहिए था। मैं जब ये बात सुनी तो मैंने मम्मी से कहा, क्या हम रास्ता भटक गए? मम्मी ने कहा, कुछ नहीं, मिल जाएगा रास्ता। उसके बाद हम मोबाइल में देखने लगे रास्ता, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमें रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और जैसा जैसा वक्त बीतता जा रहा था पापा और ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे। अब कुछ रात के 3:15 बज रहे थे कि अचानक से एक अजीब चीज़ हमने देखी। वो ये था कि सामने हमें एक काली परछाई नजर आई और एकदम से गायब हो गई। एक बार को ऐसा लगा कि शायद गाड़ी की हेडलाइट में किसी की परछाई दिखी हो या पता नहीं वो हमारा वहम हो, और उस बात को हम लोगों ने इग्नोर किया। कुछ देर जाने के बाद पापा ने सोचा कि हमें या तो आगे चलना चाहिए या पीछे। मैं और मम्मी तो यही कह रहे थे कि वापस यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। पापा ने कहा कि इतना लंबा आ चुके हैं, कुछ देर और आगे चलते हैं। हम लोग ने भी पापा के आगे चुप रहना ही ठीक समझा। फिर पापा खुद से ही गाड़ी को भगाने लगे और कुछ आधा 1 घंटा चलने के बाद हम लोग एक जगह पर जाकर रुके जहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट का पोल था और शायद उसके नीचे कोई दुकान होगी जो कि बंद थी। अब ऑलमोस्ट सुबह के 4 के करीब हम लोग हो चुके थे कि तभी हम लोगों ने एक और वहाँ पर चीज़ देखी। वो ये थी कि उसी बंद दुकान के नीचे एक मरा हुआ जानवर था जो कि खून में सना हुआ था। उसे देखकर पहचान पाना मुश्किल था वो कुत्ता है, बिल्ली है या कोई और जानवर है। वो देखकर मेरी मम्मी को वॉमिट शुरू हो गई। मम्मी वॉमिट करने लगी। पापा ने गाड़ी को साइड में रुकाया और मम्मी को पानी वगैरह पिलाया और फिर गाड़ी में बिठाया। मेरा एक छोटा भाई भी था जो कि आराम से सो रहा था। अब वो उठकर कहने लगा कि हम किस जगह पर आ गए और यहाँ क्या हो रहा है। उसका इतना बोलना था कि एक जोर की आवाज़ आई और वो आवाज़ गूंजने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ आगे से आ रही है या पीछे से। वो आवाज़ को देखने के लिए मेरे मम्मी पापा दोनों ही गाड़ी से दोबारा उतरे और डर के मारे मैं और मेरा भाई भी उतर गया। पापा थोड़ा सा गाड़ी के आगे जाकर देखने लगे। हम भी उनके साथ में थे। जब हम गाड़ी से 10-20 कदम आगे बढ़े तब हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी गाड़ी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे
साइड से धक्का देकर जानबूझकर हिला रहा है। एक बार को तो मानो मैं ये सोच रही थी कि कहीं जलजला या अर्थक्वेक तो नहीं आ गया जिस वजह से गाड़ी ऐसी हिल रही है। लेकिन वो भी शायद हमारा वहम था या पता नहीं क्या था, क्योंकि जब हम गाड़ी के पास आए तो हमने देखा कि गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी। अब एक बात इसमें ये थी, अगर मैं अकेली देखती तो शायद मुझे लगता कि ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन गाड़ी को हिलते हुए हम चारों ने देखा था और गाड़ी के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरी मम्मी मेरे पापा से कहने लगी कि हम पता नहीं किस जगह पर फंस गए, यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। पापा ने भी कहा कि हाँ चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में हम बैठे और पापा ने फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट कर आगे चलाना शुरू की। 5 ही मिनट आगे बढ़े होंगे कि गाड़ी खराब हो गई और खराब होने के बाद जगह पर बंद पड़ गई। अब कुछ टाइम लगभग 4:30 के आसपास भी हो चुका था। पापा कहने लगे कि कुछ ही देर में सूरज निकल जाएगा, हम किसी मैकेनिक को ढूंढकर गाड़ी को बनवा लेंगे और फिर आगे चले जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, वहाँ पर 1 मिनट रुकना भी हमारे लिए कितना दुश्वार हो रहा था। बार बार यही डर सता रहा था कि कोई आकर हम पर हमला ना कर दे। एक तो जंगली जानवरों का डर और दूसरा मेरी मम्मी से जैसा हम लोग बचपन में भूत और प्रेत आत्माओं के किस्से सुनते थे तो उसका अजीब सा डर लग रहा था। वैसे तो मेरे पापा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वो पले बड़े शहर में ही थे। मेरी मम्मी कुछ साल पैदा होने के बाद गांव में पली बड़ी थी, इसीलिए वो भूत प्रेत को मानती थी। मेरी मम्मी उस समय पापा से कहने लगी कि यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स फील हो रहा है, हमें जितना जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए उतना ही अच्छा होगा। पापा ने मम्मी से कहा कि क्या करें, गाड़ी ही बंद है, गाड़ी चालू हो जाएगी तो हम भी निकल जाएंगे। हम लगभग वहाँ पर कई देर तक इंतज़ार करने लगे और फिर हमने एक और अजीब सी चीज़ देखी। वो ये थी कि जो जानवर हमने पीछे मरा हुआ देखा था अब वो ठीक हमारी गाड़ी के बोनट पर आ गिरा। ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर आसमान से उसे जानबूझकर हमारी गाड़ी पर गिरा दिया हो। उसके गिरते ही गाड़ी के जो सामने के शीशे होते हैं, विंडशील्ड, वो पूरी तरह खून में डूब चुकी थी। अब हमें आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। सवाल ये था कि उतना बड़ा जानवर कोई पंछी उठा ही नहीं सकता था, तो वह हमारी गाड़ी के ऊपर आकर कैसे गिरा। पापा गाड़ी के अंदर बैठे ही ऊपर देखने लगे, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था। रेयर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। हम सब घबरा गए और घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बीती थी कि हम डरे हुए बैठे थे। अचानक से एक बाइक वाला हमारे बाजू में आकर रुका। उसके हाथ में डंडा था। कहने लगा, ये फॉरेस्ट एरिया है, आप लोग इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोगों ने अपने साथ घटी घटना उसे बता दी। वो कहने लगा कि ये रात में 12 बजे के बाद इस रास्ते पर चलना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हमने कहा कि हमें पता नहीं था। वो कहने लगा 12 से 5 यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जिस पर मेरे पापा ने कहा, चोर डाकू का डर है क्या। वो ऑफिसर कहने लगे, चोर डाकू का डर अपनी जगह, और लोगों का ऐसा मानना है कि रात में जंगली जानवर है इसीलिए लोग नहीं आते। उसे देखकर एक बात का साफ पता चल रहा था कि वो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन हम शायद डर जाएंगे इसीलिए उसने बात को जंगली जानवरों पर घुमा दिया। फिर कहने लगा कि आप लोगों के पास ही मैं रुका हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। उसने अपना फ़ोन निकाला तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था। शायद वॉकी टॉकी पे उसने बात किया या पता नहीं कैसा, और बात करके किसी को उसने बुलवाया। वो आदमी आकर हमारी गाड़ी चेक करने लगा और कहने लगा कि गाड़ी तो एकदम बराबर है, आप एक बार फिर चालू करके देखिए। अजीब बात ये थी कि इस बार गाड़ी को जब पापा ने सेल्फ मारा तब गाड़ी चालू हो गई। फिर पापा ने उससे रास्ता पूछा, उसने रास्ता बताया और कहने लगा कि अब गाड़ी को कहीं नहीं रोकना। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी तो विंडशील्ड भी खराब हो चुकी थी वो खून से। तो पापा वहीं खड़े होकर उसे पानी से साफ करने लगे और तब तक वो आदमी जाने को हुआ, लेकिन मेरी मम्मी ने उसे रोक लिया। मम्मी कहने लगी जब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकल जाते प्लीज़ सर आप मत जाइए। फिर वो काफ़ी रास्ता हमारे पीछे पीछे बाइक पर ही चलता रहा
उसके बाद एक राइट डायरेक्शन उसने दिखाया, कहने लगा यहाँ से आप लोग हाईवे पकड़ लीजिए। हम लोग वहाँ से गाड़ी को राइट मोड़ लिए और वो आदमी कहाँ गया पता नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो रात हमने भले भूत देखा ना हो, डर क्या होता है इसका एहसास हमें वो रात हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी रेनू जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी श्याम जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्याम है। मैंने इसी चैनल के माध्यम से अपनी कई सारी कहानियाँ पहले भी शेयर कर रखी है। आज भी मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी घटनाएं लाया हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो कहानी है ये आज से लगभग 20 साल पुरानी है। शायद 2003 या 2004 की है। महीना दिसंबर का था। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी। हर जगह हमारे वहाँ पर जब ठंडी पड़ती है तो कोहरा रहता है। जैसा कि सुबह में 8 बजे तक कोहरा देखने को मिलता है और रात में तो पूछो ही मत। इतना ज़्यादा कोहरा होता है कि शक्ल को शक्ल तक बराबर नहीं दिखती है। जब दिसंबर में एक शाम में मैं अपने दोस्तों के पास से घर लौट रहा था। खेत का काम करने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास अक्सर जाता था। वो दिन भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपने दोस्तों के पास गया हुआ था और जब मैं वहाँ से अपने घर लौट रहा था तो कोहरे में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू से कोई गुजरा। ऐसा कई बार होता है कि हमारे बाजू से या हमारे सामने से पीछे से कोई गुजर जाए तो हमें ऐसा लगता है कि कोई तो गया, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं। पता नहीं कौन अनजान होता होगा। उस समय भी मुझे ऐसे ही लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार मुझे ऐसा लगा कि फिर से कोई गुजरा और उसका हाथ मेरे हाथ को लगा। उसका हाथ बर्फ जितना ठंडा था। ठंडी का महीना चल रहा था तो हाथ अगर ठंडा है इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चल ही रहा था कि फिर मैंने घुंघरुओं की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ कभी मेरे आगे से आती तो कभी पीछे से। लेकिन हाँ, अब तो कोई धुंधला भी नहीं दिख रहा था। सवाल ये था कि वो आवाज़ें आ कहाँ से रही है। लगभग 100 से 200 मीटर आगे चलने के बाद में भी वो आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। एक बार को मैं ये सोचने लगा कि शायद ये आवाज़ें इसलिए भी आ रही है क्योंकि रात का समय है और बिल्कुल सुनसान है हर जगह और आवाज़ गूंज कर मेरे तक पहुंच रही है। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि कई समय तक आगे चलने के बाद भी वो आवाज़ों का आना बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आवाज़ मेरे साथ में चल रही है और धीरे धीरे अब मुझे वो आवाज़ से डर लग रहा था। मैं फिर कुछ रास्ता आगे चलने के बाद एक जगह रुक गया और अपने आसपास यूं ही हवा में देखकर चिल्लाने लगा, कौन है यहाँ? कौन मुझे परेशान कर रहा है? मैं जानता था कि इतनी रात में मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, बल्कि ये कुछ ऊपरी चक्कर है। लेकिन फिर भी खुद के डर को अंदर ही अंदर दबा देने के लिए मैं ऐसा दिखा रहा था कि जैसा मुझे डर नहीं लग रहा है और ये कोई मुझे परेशान करना ही चाह रहा था। कुछ समय और आगे चलने के बाद मैंने महसूस किया कि अब वो आवाज़ ठीक मेरे कदमों से कदम मिलाकर चल रही है और जो घुंघरुओं की आवाज़ थी वो जिस किसी के भी पैरों में थी वो ठीक मेरे कदम पर ही कदम रखकर चल रहा था। कुछ और आगे जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि वो आवाज़ों का आना तो बंद हो गया, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर एक भारी सा बोझ महसूस होने लगा। मैं अपने कंधे को बार बार झटकता रहा, लेकिन जब भी मैं अपने कंधे पर हाथ लगा था मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा था। बस ये लग रहा था कि बहुत भारी सा कंधा हो गया है और ऊपर कोई बैठ गया है शायद, जिसके पैर मैं अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था। जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, उतना वज़न लेकर चलने की हिम्मत ताकत ख़त्म हो गई, तो मैं खेत के पास जाकर बैठ गया। बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन क्या करूं, थका हुआ इतना था कि चलने की हिम्मत ताकत ही नहीं थी। मैं जैसा तैसा वहां से अपने घर की ओर फिर दोबारा हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। अब कुछ ही देर आगे बढ़ा ही था कि वो वज़न दुगना हो गया था। मानो अब तो चलने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि मेरे पैर पर कुछ लगा और मैं ज़मीन के मुंह गिर पड़ा। जब मैं उठा
और अपने आसपास देखा तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, अब वो घुंघरुओं की आवाज़ दोबारा मेरे कानों में बजने लगी। और फिर मैंने देखा कि जो हमारे ही गांव के बाहर के कुत्ते थे, वो मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। वैसे तो वो कुत्ते मुझे जानते थे, क्योंकि मैं कभी उनको रोटी डाल देता था, कभी बिस्किट खिला देता था। लेकिन वो दिन वो मुझे देखकर इतना क्यों भौंक रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब एक कुत्ते के पास जाने लगा, ये देखने के लिए कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है, तो वो मुझसे डरकर दूर भागने लगा। वो दूर जाता और मुझे देखता। अगर मैं अपनी जगह पर रुक गया हूँ, तो वो भी अपनी जगह पर रुक कर मुझे देखकर जोर जोर से भौंकने लगता। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास आगे कदम बढ़ाता, वो फिर से और दूर जाता। समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, भीतर ही भीतर बहुत ज़बरदस्त डर चुका था। अब फिर 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक ऐसा लगा किसी ने मेरी कमर को कस के पकड़ लिया है, जिस वजह से अब आगे मेरे कदम को बढ़ाना भी एकदम से नामुमकिन हो चुका था। मैं चाहकर भी, पूरी ताकत लगाकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और कमर में ऐसा दर्द जिसकी वजह से मुझे दोबारा बैठना पड़ा। बैठने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा था, इसीलिए लेटना पड़ा। उसके बाद कहीं मुझे दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, और शायद वो दोनों मेरी ही ओर आ रहे थे। धीरे धीरे मैं चुपचाप लेटकर उनकी आवाज़ें सुन रहा था, और 5 मिनट के बाद वो दोनों आदमी मेरे ही पास पहुंचे। वो वहां से कहीं गुजर रहे थे। मैंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाई। वो लोगों ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो मेरे पास आए मदद के लिए। मुझे ऐसा खेत में लेटा हुआ देखकर उन्हें भी काफ़ी दंग हुआ। मुझे उठाया, कहने लगे, क्या बात है, यहाँ पे क्यों लेटे हो? मैंने उनसे कहा कि मैं सारी बातें आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बस कैसे भी मुझे यहाँ से मेरे घर तक छोड़ दो। वो लोगों ने मेरी बात मानी, और उसके बाद वो लोग मुझे अपने घर पर लेकर चले गए। वो पता नहीं, शायद किसी दूसरे गांव के थे, सिर्फ मदद करने के लिए मुझे मेरे घर तक छोड़े थे। और उसके बाद रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो वो लोग भी चले गए। मेरी तबीयत 3 दिन तक खराब रही। मैंने ये बात 3 दिन तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं बताता तो घर वाले भी डर जाते, और पता नहीं फिर शायद मुझे बाहर निकलने भी नहीं देते। 3 दिन के बाद जब मैं बाहर निकला और अपने दोस्तों के पास गया, तब मैंने उन्हें ये सारी घटना बताई। ये सुनकर उनका भी दिल दहल गया। कहने लगे कि तू रात में कितने बजे यहाँ से गया था? मैंने कहा कि कुछ 11 बजे का टाइम था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे। वो लोग कहने लगे कि आज हम भी तेरे साथ चलकर देखेंगे, देखे तो सही क्या सच में ऐसा कुछ है। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत डरावना था। हमारे गांव में वैसे उस समय भूत प्रेत की अफवाहों का चलना आम बात थी, इसीलिए लोग डरते भी थे। और कुछ मेरे जैसे, यानी हमारे जैसे थे, जिनको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे दोस्तों ने उस दिन मुझे जिद करके रुकाया, जबकि मैं 9 बजे अपने घर के लिए जाने को था। मैंने उनकी बात मानकर वहीं रुकना ठीक समझा। 11 बजे मेरे दोनों दोस्त मुझसे कहने लगे, चल आज हम तुझे तेरे घर तक छोड़ेंगे। और फिर हम वहां से अपने घर के लिए निकल पड़े। आज भी उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से मैं उस दिन आया हुआ था। जब हम लोग आ रहे थे तब शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, और कुछ 100-200 मीटर की दूरी तक तो खाली वो लोग हंस रहे थे, कह रहे थे तुझे कौन सी चुड़ैल दिखी, कौन सा भूत दिखा, और पता नहीं क्या क्या। अचानक से दोनों की एकदम से आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि अब वो घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। आवाज़ सुनते ही मेरे एक दोस्त, जिसका नाम धीरज था, वो कहने लगा, अबे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने कहा अब समझ में आया। धीरज के पैर तो मानो उस ठंड में डर के मारे कांपने लगे। वो कहने लगा, यार तू जो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने धीरज का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे अब अकेले नहीं छोड़कर जाना, या तो आज तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, हम तीनों वहीं सोएंगे, या फिर मैं तुम लोग के साथ दोबारा वापस चलता हूँ। तभी दूसरा दोस्त कहने लगा,
घुंघरू की आवाज़ आना कोई मुश्किल की बात नहीं है, चलो आगे चलकर देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला था। हम लोग कुछ और आगे बढ़े कि फिर से ऐसा लगा कि वो कोहरे में कोई हमारे सामने से गुजरा, जो कि बिल्कुल आराम से गुजरा। जब धीरज पीछे खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि कौन है कौन है, इतने में तो मानो वो गायब हो चुका था। मेरा जो दूसरा दोस्त था, जो डरता नहीं था, वो कहने लगा कि अब जो भी ऐसा सामने से गुजरेगा, मैं तुरंत उसको जाकर पकड़ लूँगा और देखूँगा वो कौन था। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर और आगे बढ़े थे कि वैसे ही हुआ। फिर से ऐसा लगा कि कोई गुजरा। वो तेज़ गति से भागा देखने के लिए, लेकिन जो हमने देखा वो देखकर हमारा सर चकरा गया। कोहरे में धुंधला तो दिख रहा था कि कोई गुजर रहा है। जब मेरा दोस्त उस आदमी को या चुड़ैल को देखने के लिए भागा, उसे खुद नहीं समझ में आया कि वो उस परछाई के आर पार हो चुका था और वो एकदम से भागने के बाद आगे जाकर गिर गया। हम लोग ये देखकर परेशान हो गए। हम वहां पर उसके पास गए और उसे बताया कि जिस परछाई का पीछा तू कर रहा था, तू उसी के आर पार होकर यहाँ पे आया। वो कहने लगा, यार 1 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसा कई हजारों वोल्ट का करंट मुझ में आ गया था। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में और मैं गिर पड़ा। ऐसा लगा कि एकदम से मेरे बदन की सारी ताकत खत्म हो गई है। हम लोगों ने उसे वहां से उठाया। धीरज कहने लगा, यार लगता हम फंस चुके हैं। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, या घर चलो या वापस चलो। तभी मैंने कहा कि हम काफ़ी रास्ता पार कर चुके हैं, मेरे ही घर चलते हैं, और ये मुसीबत जो तुम लोगों को लग रही है, ये आगे आगे देखते जाओ और कितनी बड़ी मुसीबत बनेगी। सच में जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। अब धीरज बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसे ये चीज़ महसूस हो रही थी जो उस दिन मुझे हो रही थी, कि उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ है, जिसके पैर लटकते हुए वो अपनी छाती पर महसूस कर पा रहा था। वो तो बेचारा खाली ये महसूस करके ही डर के मारे चीखते चिल्लाते रोने लगा। हम लोगों ने उसे दिलासा दिया और खेत के किनारे ले जाकर उसे बिठा दिया। मैंने उससे कहा कि थोड़ी ही देर में ये ठीक हो जाएगा। फिर वैसे ही हुआ। एकदम से उसके शरीर पे से जो वज़न था वो कम हो गया। वो कहने लगा, अब ठीक लग रहा है। मैंने कहा, अब धीरे धीरे उठो और घर की तरफ चलो। हम तीनों ही आपस में हाथ पकड़कर चल रहे थे कि कोहरे में कोई भी घूम ना जाए, और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं तो अब अपने दोनों दोस्तों से ये कह रहा था कि भगवान का नाम लो। वो दोनों भी वैसे ही करने लगे और हम भी। हम तीनों ही भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर, लगभग 100 मीटर और आगे बढ़े थे कि दोबारा हमने देखा कि एक कुत्तों का झुंड हमें घेर लिया है। और ये सारे कुत्ते तो मुझे जानते थे। ये कुत्ते उस दिन तो देखकर भाग रहे थे, लेकिन आज हमें देखकर हमें ऐसा घेर लिए थे जैसा मानो एक भूखा शेर मांस के टुकड़े को देखकर करता है, और हम पर देखकर भौंकने लगे। इसी के साथ इसमें कुछ कुत्ते ऐसे थे जो हमें देखकर गुर्रा रहे थे। मुझे तो वहां खड़े खड़े मानो चक्कर आ रहा था। ये सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी एक कुत्ता भागता हुआ मेरी ओर आया और उसने मेरी टांग पर पैर रखकर खड़े होकर वो कुछ मेरे पेट के पास करने लगा। उसने काटा नहीं मुझे, लेकिन वो क्या कर रहा था वो समझ में नहीं आया। कि फिर वो घुंघरू की आवाज आने लगी। तभी मेरे दोस्त ने, धीरज ने चिल्लाया कि ये कुत्ते जो हमें परेशान कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें परेशान इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान का नाम नहीं ले। भगवान का नाम लेना कोई भी मत रोको। तभी हमने दोबारा फिर से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और वो कुत्ते अपने आप पीछे हटते चले गए। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते नहीं, बल्कि कुत्तों के आकार में कोई प्रेत या आत्मा है जो भगवान के नाम से इतना डरकर पीछे जा रहे हैं। हम भी वहीं पर खड़े रहे और तब तक खड़े रहकर भगवान का नाम लेते रहे जब तक वो कुत्ते वहां से हट नहीं गए। और फिर वैसे ही भगवान का नाम लेते लेते हम जैसा तैसा अपने घर पर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद मेरे दोनों ही दोस्त मेरे ही बाजू में बिस्तर लगाकर डरते डरते कब सो गए पता नहीं चला। अगली सुबह में हम लोग सीधे एक चाचा के पास गए जिनकी पान की दुकान थी। अक्सर वो और वहां पर बैठे हुए लोग भूत प्रेतों की बातें करते थे। हमने जाकर उन्हें सारी बात बताई।
वो जो चाचा वहां पर बैठे हुए थे उनकी उम्र कुछ 50-55 साल की हुई होगी उस समय। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अब तक जो हम कह रहे थे तुम लोगों को मजाक लग रहा था। सच्चाई क्या है इसके पीछे की, ये और भी ज्यादा दर्दनाक और डरावनी है। इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश भी मत करना। बस जान बच गई तुम लोगों की, भगवान का शुक्र अदा करो और दोबारा रात में 9-10 बजे के बाद उस रास्ते से मत गुजरना। फिर उनमें से एक आदमी ये भी कहने लगा कि तुम लोगों को इतना नहीं समझा कि रात में क्यों कोई यहाँ से अकेले नहीं जाता। मैंने कहा अकेले नहीं जाता तो ठीक है, जब मैं पहली रात में वहां पर पड़ा हुआ था तब 2 आदमी थे, तो क्या वो 2 आदमी को चुड़ैल नहीं परेशान की? उन्होंने कहा कि चुड़ैल तभी तुमको परेशान कर रही थी और हंसने लगे। ऐसा क्यों लग रहा था मुझे कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं और हमें बताना नहीं चाह रहे। हमने कई बार उसके बाद में भी जिद की और उस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों, ये थी श्याम जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें अभय ने भेजी है, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये काले जादू के ऊपर की घटना है और ये घटना हमारे ही घर की है। दोस्तों, वैसे तो बचपन से ही वेस्ट बंगाल में हम लोग पले बड़े हैं और काले जादू के बारे में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, सुने हैं। लेकिन हाँ, कभी ये नहीं देखा कि हमने या हमारे घर पर कुछ हुआ और जिसके बाद उसका भुगतान इतना भुगतना पड़ा कि हमने अपने कजिन्स की मौत होते हुए देखी। और वो मौत एक नहीं हुई, बल्कि एक के बाद एक ऐसी 3 मौतें हुई। अब मैं आप लोगों को घटना सुनाता हूँ। दरअसल मेरे पापा के भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिस वजह से जो कि मेरे सबसे छोटे चाचा है, उन्होंने सेकंड नंबर चाचा पर कुछ जादू किया, जिसके बाद उनकी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी बेटी की उम्र 20 साल की थी। लगभग 4 दिन तक वो बीमार रही और उसके बाद उसके सर के बाल अपने आप पता नहीं कैसे जलने लगे। एक होता है कि बालों का गिरना, लेकिन उसके बाल जब जलते थे और वो जलने की गंध वो बिल्कुल साफ साफ सूंघ पाती थी। काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसके बाद उसे दूसरे लोगों को दिखाया गया। हमारे वहाँ वैसे ही आघोरी बाबा और ये सब के बारे में बहुत चीज़ें मशहूर हैं। जब हम लोगों ने एक बाबा को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस पे तो जादू किया गया है। वैसे वो शुरुआत में नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन बहुत जिद करने के बाद उन्होंने नाम बता दिया और वो और कोई नहीं, हमारे ही छोटे चाचा थे। मेरे जो सेकंड नंबर के चाचा है, उन्होंने जाके उसे बहुत डांटा और कहने लगे कि ये जादू को वापस कर ले, लेकिन वो वापस किया ही नहीं, उल्टा वो और ज़्यादा करने लगा। मजबूरन बीच वाले चाचा को उस पर उल्टा जादू करना पड़ा और उन्होंने पैसे के दम पर इतना ज़बरदस्त जादू करवाया कि उनकी जो एक छोटी बेटी थी, यानी कि छोटे चाचा की सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र कुछ 12 ही साल की थी, वो 7 दिन के अंदर मर गई। यही नहीं, इसके बाद चीज़ें और ज़्यादा बुरी होते चले गई। फिर जादू का खेल चलने लगा और ऐसा ही करते करते एक के बाद एक 3 मौतें हमारे ख़ानदान में हो गई। जब ये बात मेरे पापा को पता चली, मेरे पापा आउट ऑफ इंडिया रहते थे, जब ये बात पापा को पता चली, पापा इंडिया आए और दोनों को खूब डांट लगाई। उसके बाद जो भी तांत्रिक ये सब काम करते थे, उनको भी जाकर बहुत चिल्लाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो लोग तो पैसों के लिए काम करते हैं, उन्हें उससे क्या लेना देना। और ये घटना के बाद जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो और भी ज़्यादा उलझने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम्स और क्यों बढ़ते जा रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी, सबकी तबीयत खराब हो रही थी। बहुत टाइम के बाद तारापीठ में ही हमें एक बहुत अच्छे पुजारी जी मिले। उन्हें जाकर जब हम लोगों ने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि जब भी बुरी शक्ति किसी के घर में जाती है, भले वो किसी का बुरा ही करने क्यों ना जाती हो, लेकिन वो अपना असर वहाँ पर छोड़ जाती है और उसी की वजह से उस घर में बुरी चीज़ें होने लगती है। लोगों को बेसिकली ये समझ में आ जाता है कि उनका डाउनफॉल चालू हो गया। इसके अलावा उस पुजारी जी ने हमें ये भी बताया
कि अब तुम लोगों को कौन कौन सी पूजा करवानी चाहिए। हम लोगों ने वो सब करवाई। लगभग 2.5 महीने तक वो सब चला और उसके बाद घर में एक शांत सा माहौल बन चुका था। अब हमारे घर में उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद मुझे एक और ऐसी ही घटना सुनाई दी। वो ये थी कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ झगड़े चल रहे थे, जिसके बाद जो वाइफ के घर वाले थे उन्होंने हस्बैंड के ऊपर काला जादू करवाया। वो जादू इतना ज़्यादा बुरा था कि उस पति के घर में धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगी और वो जो आदमी था यानी कि उसका जो हस्बैंड था वो तो मान लो मौत के मुंह पर आ चुका था। ये बात उन लोगों को पता चलने में कुछ ज़्यादा समय हो चुका था और शायद जब पता चली तो वो लोगों ने बिना देरी किए वो जादू को काटने की सोची और देखते ही देखते कुछ 15 से 20 दिन में वो जादू को अपने ऊपर से पूरी तरह से काट दिया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बुरी शक्तियाँ चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। वैसा ही कुछ अनगिनत किस्से हैं जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में हुए हैं। भले देर से सही, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे पापा के साथ 1996 में घटी थी। बात ऐसी है कि मेरे पापा और दादा देर रात में एक शमशान घाट में गए हुए थे। पता नहीं किस काम से गए हुए थे। पापा आज तक हम लोगों को कभी वो काम बताए ही नहीं, बस हमेशा ये बताते हैं कि वहाँ पर जाना उतनी रात में और इतने साल पहले हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी ये तो हम लोग नहीं जानते। पापा बताते हैं कि जब मैं शमशान घाट से लौट रहा था तब मैंने वहां पर एक आघोरी को देखा। ये सब तो खाली लोग आज बोलते हैं और सुनते हैं, लेकिन मैंने जब आघोरी को देखा तब वो सच में चीता पर से मांस उठाकर खा रहा था। उसे देखकर बहुत अजीब लग रहा था और मैं तो उसे देखकर ही डर से थर थर कांपने लगा। रात के कुछ 12:30 बज रहे थे। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि उनके पिताजी उन्हें देखने लगे और कहने लगे कि वहां पर मत देख और चुपचाप आगे बढ़ते चल। लेकिन पिताजी की उम्र उस समय कुछ कम थी, इसी वजह से उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। वो उसी को देखना चाह रहे थे। पिताजी बताते हैं कि मैं चुपके चुपके उसको देख ही रहा था। उसके बाद उसने जलती चिता पर उसने हाथ डाला और कुछ दोबारा से निकाल कर खाने लगा। शायद वो पैर का गोश्त था और उस गोश्त पर हल्के हल्के खून के छींटे भी दिख रहे थे, या पता नहीं वो राख थी, बराबर से समझ में नहीं आया। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा था उसे देखकर ऐसा डर लग रहा था जैसा मानो मैं अपनी मौत को सामने खड़े होकर देख रहा हूँ। फिर इसके बाद मेरे पिताजी बताते हैं कि हम लोगों को जो काम था शायद वो हो चुका था। मैं तो मेरे पिताजी के साथ में खड़ा हुआ था। जब हम बाहर निकलने लगे तब वो आदमी जो चीता से कुछ उठाकर खा रहा था, आघोरी था या बाबा पता नहीं, वो हमारे एकदम ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद वो हम लोगों से कहने लगा, जिस काम के लिए तुम लोग आए थे वो काम अवश्य होगा। इतना कहना था कि वो फिर आगे बढ़ गया। मेरे पिताजी भी समझ नहीं पाए कि क्या बात थी। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और कहने लगे कि तुझे पता है हम शमशान क्यों गए थे। मैंने कहा नहीं पता है, आप बताइए। वो कहने लगे वो जानना तेरे लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन तुझे ये याद है कि वो आदमी ने कहा था कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम ज़रूर होगा। मैंने कहा हाँ पिताजी याद तो है। पिताजी यानी कि मेरे दादाजी मुस्कुराए और मेरे पिताजी से कहने लगे कि वो काम हो गया। जब ये सारी बातें मैं अपने पिताजी से सुन रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं पिताजी से कहने लगा कि पिताजी वो आदमी जो तुम लोगों को कहा कि काम हो जाएगा और काम हो गया, क्या वो आज भी जिंदा है? पिताजी मुस्कुराए और कहने लगे मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं याद है। उसके शरीर पर राख लगी हुई थी और चेहरा धूल से या राख से मानो एकदम से ढका हुआ था। उसकी शक्ल कैसी थी मुझे यही नहीं याद, तो मैं ये कैसे बताऊं कि वो जिंदा है या मर गया। उसके बाद पिताजी मेरी ओर देखकर अलग अंदाज में कहने लगे कि ये सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, यहाँ पर आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
कुछ काम ऐसे होते हैं कि आदमी चाह कर भी नहीं करता है। जब वो मजबूर हो जाता है तब उन्हें ये सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। और मेरी मान कितना ही मजबूर क्यों ना हो जाए, तब भी इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो अभी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं आपसे वचन देता हूँ कि मैं कभी आगे भी ऐसा नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी काले जादू के ऊपर अभय जी की कहानियाँ। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी मंजीत जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं वैसे तो शाम में 4 बजे के बाद फ्री होती हूँ। पूरा दिन काम होता है मेरा, और जब 4 बजे के बाद फ्री होती हूँ तब बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए कुछ देर आराम कर लेती हूँ। और उसके बाद शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी खेत में जाना, यही करती हूँ। एक दिन मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि चल भूत देखने चलते हैं। मैंने उससे कहा कि भूत भूत कहाँ है? वो कहने लगी कि यहीं पास में, शहर के पास है। मैंने कहा कि ठीक है, हम भूत देखने ज़रूर जाएंगे। भूत देखने के चक्कर में हम शहर से बाहर चले आए थे। मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ भूत रहते हैं। उसने मुझे रात में ही मैसेज करके बुला लिया था। मुझे भी भूत देखना था, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं जब उसके पास गई रात में और उससे गले मिली तो एक अजीब सी स्मेल मुझे उस पर से आ रही थी। मुझे डाउट हुआ, इसीलिए मैंने उससे कहा कि 1 मिनट रुक जा, मैं कुछ अपना सामान भूल गई हूँ, मैं घर जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। उसने भी हाँ में जवाब दिया। मैं घर जाकर चुपके से हनुमान चालीसा लेकर आई। जब मैं वहाँ पहुँची तो बोलने लगी कि इतना टाइम कैसे लगा दिया। मैं उसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने कहा कि मैं उड़कर थोड़ी ना गई थी, जो जल्दी आ जाऊंगी, टाइम लगता है। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी, लेकिन इस बार मुझे उसकी हंसी भी काफ़ी अजीब लग रही थी। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो मेरी दोस्त नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं अपनी दोस्त के रूप में किसी भूत को देख रही थी और उस पर विश्वास कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। और फिर मैंने भी उसे जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। हम दोनों ही कार में बैठे, और फिर जब उसने मेरे हाथों में हनुमान चालीसा देखा तो वो मुझसे कहने लगी कि तुझे भूतों से डर लगता है क्या? यह हनुमान चालीसा क्यों लेके आई है? मैंने कहा, मुझे तो भूत से डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, तुझे हनुमान चालीसा से डर लग रहा है, यह मुझे साफ साफ पता चल रहा है। वो मुझे एकदम आश्चर्य से देखने लगी। मैं कहने लगी कि मैंने तुझे पहचान लिया। वो फिर हंसते हुए बोली कि हाँ, सही में तूने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब तू बहुत देर कर चुकी है, तू मेरे जाल में फंस चुकी है। मैं दोबारा उसको देखकर हंसते हुए कहने लगी, मैं नहीं फंसी, तू फंसी है। जिस जगह पर मैंने फिर गाड़ी रोकी तो मैंने उससे कहा, देख सामने तेरी मौत है। सामने बाबा जी खड़े हुए थे। एक तरफ मैं खड़ी थी और दूसरी तरफ बाबा जी। मेरे हाथ में हनुमान चालीसा था। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, और जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हुआ कि मैं बेहोश होकर गिर गई। सुबह में जब मेरी आँख खुली तब मैं अपने घर पर थी और बाबा जी पता नहीं कहाँ थे। मैं तुरंत बाबा जी को ढूंढने गई। बाबा जी सुबह गुरुद्वारे में मुझे मिले। वो भी मुझसे कहने लगे कि कल रात में जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हुआ तब मैं भी बेहोश होकर गिर गया था, और सुबह में जब आँख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। रात में हमारे साथ क्या हुआ ये हमें पता नहीं। हम घर पर कैसे पहुँचे हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, उस दिन मैंने शायद पहली बार किसी भूत को देखा था, जो कि मेरी दोस्त का रूप लेकर आई हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उस कहानी के बारे में नीचे लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।